हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो कंपनीज एक्ट 2013 का तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है ही, और साथ साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो आज इस टॉपिक को हम लोग लेमन टर्म्स में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे लिखेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। अल्ट्रा का मतलब ही होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब होता है पावर्स। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब हुआ बियॉन्ड द लीगल पावर्स ऑफ द कंपनी। देखिए, ऐसा होता है कि कंपनी जो होता है वो वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड सो ऑन। पर ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैंने आपको जब समझाया था कि ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब होता है कंपनी क्या कर सकती है, वो चीज़ लिखी होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। तो कंपनी वही काम कर सकती है जो कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है या इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है। अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कवर्ड नहीं है, तो इसका मतलब उसने कोई ऐसा काम किया जो उसके पावर्स के बियॉन्ड है। और ऐसा कोई भी काम जो उसके पावर्स के बियॉन्ड होता है उसको हम लोग अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। और जो चीज़ अल्ट्रा वायरस होती है, दैट इज़ बियॉन्ड पावर्स होती है, उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जो अल्ट्रा वायरस है वो वॉइड है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक अल्ट्रा वायरस चीज़ इलीगल हो। हर एक इलीगल चीज़ अल्ट्रा वायरस होती है, लेकिन हर एक अल्ट्रा वायरस चीज़ इलीगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो वॉइड तो ज़रूर होती है। यही पूरा चीज़ हमको एक केस के थ्रू समझना है। एक केस था जिसका नाम है एशबरी रेलवे कैरेज आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस रिची। इस केस के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को एक नई पिक्चर मिली थी। तो हम लोग आज के वीडियो में उस केस को भी समझेंगे, उस केस में क्या हुआ था वो भी समझेंगे, इंट्रा वायरस क्या होता है और अल्ट्रा वायरस क्या होता है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। अब इसको लिखना कैसे है वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स, तो वो लिखा हुआ है। पावर्स ऑफ द कंपनी आर डिफाइंड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए। मैंने आपको बताया जो भी कंपनी की पावर्स होती है वो कहाँ पे लिखी होती है, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। दस द कंपनी कैन डू एक्ट्स विच आर ऑथराइज बाय ऑब्जेक्ट क्लॉज। ले कंपनी वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिफाइंड है एमओए के अंदर, और एक्ट्स विच आर इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव, और वही एक्ट्स जो मेन ऑब्जेक्टिव के इंसिडेंटल है वही काम कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले। If any company does any act which is contravention or in excess of the scope of MOA, such act will be treated as ultra virus। मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कवर्ड नहीं है या उसके पावर्स के बियॉन्ड है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, अल्ट्रा वायरस मानेंगे। वेयर अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, जहां पे अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, एंड वायरस मीन्स पावर्स। पावर्स का मतलब, वायरस का मतलब क्या होता है, पावर्स। दस अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द लीगल पावर्स ऑफ द कंपनी। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द लीगल पावर्स ऑफ द कंपनी। एंड सेल बी ट्रीटेड एज वॉइड, और ऐसे एक्ट को क्या मानेंगे हम लोग, वॉइड मानेंगे। एंड विल नेवर बी बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, और कंपनी के ऊपर बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। Such act can never be legalized even if the whole body of shareholders cannot try to rectify this। कहने का मतलब ऐसे एक्ट को हम लोग रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। रेक्टिफाई करना उसी चीज़ को पॉसिबल है जो गलत है, ये तो वॉइड है। तो वॉइड चीज़ मतलब जो ऑलरेडी वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो, उसको रेक्टिफाई करना भी पॉसिबल नहीं है, भले ही शेयर होल्डर्स मिल क्यों ना जाए। आपको नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने के बाद इसी चीज़ को अल्टर नहीं कर सकते। Doctrine of ultra virus was derived from the famous case Ashbury Railway Carriage Iron and Steel Company versus Ritchie। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा एशबरी रेलवे कैरेज आयरन एंड स्टील वर्सेस रिची के केस के ऊपर से ये डॉक्ट्रिन डिराइव हुई थी, या इस केस ने बहुत मेजर जजमेंट या मेजर रोल प्ले किया था इस डॉक्ट्रिन को बनाने के लिए। अब इस केस में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले, समझने से पहले, ये जो कंपनी है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन स्टील कंपनी, वो जो कंपनी है वो किन ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हुई थी वो समझना जरूरी है। तो वो लिखा है द कंपनी वॉज फॉर्म विथ 2 ऑब्जेक्टिव। 2 ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हुई थी। पहला, टू परचेज, सेल, रेंट, हायर, लीज रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स। क्या कि वो रेलवे के डब्बे आते हैं, वेगन्स, उसको खरीदेगी, बेचेगी, रेंट पे लेगी, सेल करेगी, हायर करेगी, लीज पे देगी और लीज पे लेगी। किसको, रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स को। ये पहला ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू डील विद जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लेबरर्स। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर के साथ वो डील करेगी।
लेकिन कंपनी ने किया कि आप वो समझते हैं। द कंपनी टुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू फिनांस, उसने फिनांस करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। रेलवे लाइन इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर एक रेलवे लाइन को फिनांस करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। देखिए वापस से मैं बता रहा हूँ, उसने फिनांसिंग उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कवर्ड नहीं था। उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कवर्ड था परचेज करना, सेल करना, रेंट करना, हायर करना, लीज करना, लेकिन फिनांसिंग उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कवर्ड नहीं था। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, फिनांस करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। क्या, रेलवे लाइन को, कहाँ पे, बेल्जियम, रेलवे लाइन को। वो कॉन्ट्रैक्ट करती थी रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स का, उसने क्या किया, रेलवे लाइन को फिनांस करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। देखिए, द कंपनी टुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू फिनांस रेलवे लाइन इन बेल्जियम। द क्वेश्चन अराउज, लेकिन क्वेश्चन ये सवाल ये उठता है, वेदर द एक्ट ऑफ फिनांसिंग, जो फिनांसिंग का काम उसने लिया, वॉज कवर्ड अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्या वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कवर्ड था। इन अदर वर्ड्स, whether the act of financing was अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस, के जो एक्ट ऑफ फिनांसिंग उसने किया वो अल्ट्रा वायरस था या इंट्रा वायरस था। अल्ट्रा वायरस का मतलब तो आपको होता है बियॉन्ड पावर्स, इंट्रा वायरस का मतलब होता है विद इन द पावर्स। तो सवाल ये उठा कि ये जो एक्ट ऑफ फिनांसिंग है वो अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस है। द कोर्ट, अब कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो लिखा है, द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ फिनांसिंग वॉज अल्ट्रा वायरस। कोर्ट ने बोला ये तो क्या है, अल्ट्रा वायरस है। एंड इवन द होल बॉडी ऑफ शेयरहोल्डर्स कैन नॉट रेक्टिफाई द सेम, और इसको बदलना चाहो तो रेक्टिफाई करना चाहो तो भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते, भले ही सारे के सारे शेयरहोल्डर्स क्यों ना मिल जाए। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आपको मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या था। ये केस जो है ऐशबरी केस है, उसमें क्या हुआ था। अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग को लगता है कि अल्ट्रा वायरस है लेकिन होती वो इंट्रा वायरस है। देखते हैं। एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल्स बट इंट्रा वायरस टू कंपनी। कहने का मतलब क्या है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आर्टिकल्स के बियॉन्ड होते हैं लेकिन एमओए दैट इज कंपनी के अंदर होते हैं। तो ऐसे एक्ट को क्या कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल्स के पावर्स के बियॉन्ड है लेकिन एमओए के पावर्स के अंदर है। कहने का मतलब एमओए क्या बताता है, क्या कर सकते हो, एओए बताता है कैसे कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो वाला पॉइंट तो सही था, लीगल था, मतलब जो कंपनी ने पावर दी थी उसके हिसाब से था, लेकिन कैसे कर सकते हो वो बराबर नहीं था। मतलब जो तरीका था काम करने का वो अलग था। अगर कंपनी ने जो काम करना चाहिए वही किया है लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था वो तरीका अपनाया नहीं है, तब क्या होगा। तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बियॉन्ड बट इंट्रा वायरस टू कंपनी, लेकिन कंपनी के पावर्स के अंदर, तब क्या होगा। तो वो लिखा है एक्स अल्ट्रा वायरस कैन बी रेक्टिफाइड एंड मेड बाइंडिंग अपॉन द कंपनी। तो ऐसे एक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, कंपनी को बाइंड कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर दो, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग। ऑफकोर्स जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कैसे हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं आर्टिकल्स को। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा, एज इफ स्टार्टिंग से ही आर्टिकल्स में यही बोला था ऐसा हमको मानना पड़ेगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके हम लोग अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हैं। मतलब ये तभी एप्लीकेबल है जब ऐसे एक्ट हैं जो एमओए के पावर्स के अंदर है, कंपनी के पावर्स के अंदर है लेकिन आर्टिकल्स के पावर के बियॉन्ड है, मतलब तरीका गलत था या अलग था, तब हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग एंड गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट इज़ फॉर द बेनिफिट, ऑफ कोर्स ये तभी कर सकते हैं अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए है, तो अभी वो भी लिमिटेशन वाले पॉइंट में मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। दूसरा पॉइंट, एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स, ऐसे काम जो डायरेक्टर्स के अल्ट्रा वायरस है बट इंट्रा वायरस टू कंपनी। वापिस से कोई जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया या अपने बियॉन्ड द पावर जाके कोई काम किया है, मतलब कंपनी अलाउ करती है कि ये काम कर सकते हो लेकिन डायरेक्टर्स के पास इतनी पावर्स नहीं, लेकिन डायरेक्टर्स ने अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई काम किया है, तो क्या होगा। मतलब एनी एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स, ऑफकोर्स काम वही किया है जो कंपनी के लिए अलाउड था, मेमोरेंडम की पावर्स के अंदर ही था, लेकिन डायरेक्टर्स की पावर नहीं थी, उन्होंने ऐसा कोई काम किया है, तो भी अगर कंपनी चाहे तो उसको रेक्टिफाई कर सकती है। अगर कंपनी रेक्टिफाई नहीं करेगी तो वो डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। वो लिखा हुआ ध्यान से समझना, एक्स अल्ट्रा वायरस टू द पावर्स ऑफ डायरेक्टर बट नॉट अल्ट्रा वायरस टू कंपनी। डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड था लेकिन कंपनी की पावर के विद इन था। मे बी रेक्टिफाइड, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है इन जनरल मीटिंग एंड मेड बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी, और कंपनी के लिए बाइंडिंग भी होगा। इन केस द कंपनी डज नॉट रेक्टिफाई, लेकिन अगर कंपनी चाहे कि रेक्टिफाई नहीं करना है, डायरेक्टर्स ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया और कंपनी नहीं चाहती कि डायरेक्टर वापस मिसयूज़ करे, इसलिए पनिशमेंट देने के लिए ही सही, लेकिन कंपनी ने रेक्टिफाई नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। तो डायरेक्टर विल बी पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी बाय ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी ऑफ अथॉरिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या बन जाएगी, डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, क्योंकि उसने इम्प्लाइड अथॉरिटी का मिसयूज किया है।
क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन समझ में आया होगा, कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ आपको आंसर मैं लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, कैसे आप नोट्स भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और आंसर के साथ जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाय।